हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रह के जो बल हैं या जो ग्रह की स्ट्रेंथ है वो किस प्रकार चेक की जाती है या किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। देखिए, यहाँ पर ग्रह के स्ट्रेंथ से मेरा मतलब एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि एस्ट्रोलॉजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इस बात का मतलब समझ लीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए किसी ग्रह का बल उसके उच्च होने या उसके नीच होने या उसका मूल त्रिकोण राशि में होने या उसके वर्गोत्तम होने या उसके एक अच्छे भाव में बैठे होने के आधार पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी एक प्रॉब्लम लेकर अपने एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और उसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो ग्रह उच्च का है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या जो ग्रह नीच का है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके लिए तो दोनों ग्रह बराबर हैं, क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। और बात भी सही है, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी अपने लिए नहीं करते हैं बल्कि अपने क्लाइंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो आज मैं दो तीन बातें जो केपी एस्ट्रोलॉजी की हैं वो आपको बताऊंगा और उसके बाद एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रह की स्ट्रेंथ है उसके रिजल्ट देने की वो किस प्रकार से चेक की जा सकती है। तो देखिए, जो नियम है पहला वो ये है कि कोई भी ग्रह ना तो शुभ होता है और ना ही अशुभ होता है। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर हम लोग अपने सामाजिक जीवन की भी बात करें तो कोई व्यक्ति हमारे लिए बुरा हो सकता है लेकिन दूसरों व्यक्ति के लिए वो अच्छा हो सकता है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा हो सकता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो बुरा हो सकता है। तो अब हम उस वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर वो मेरे लिए अच्छा है और कोई मेरे से पूछता है तो मैं कहूँगा ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसी पर्सन के बारे में उस व्यक्ति से पूछा जाता है जिसके लिए वो बुरा है, तो वो उस पर्सन के बारे में क्या बताएगा कि ये तो बुरा है। तो बताइए वो व्यक्ति कैसा है? निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार कृष्णमूर्ति ज्योतिष भी ये कहती है कि कोई भी ग्रह ना तो शुभ होता है और ना ही अशुभ होता है। सारा खेल उसके रिजल्ट का है। अगर वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है तो वो शुभ हो जाएगा, अगर वो आपको बुरा रिजल्ट देता है तो वो अशुभ हो जाएगा। दूसरी बात कि ग्रहों में ना तो कोई मित्रता होती है और ना ही कोई शत्रुता, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी की तरह। ठीक, कोई राजनीतिक, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके जो नेता होते हैं उनमें कोई ना तो उनके अंदर कोई फ्रेंडशिप होती है, वो एकदम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, और ना ही उनके अंदर कोई गहरी शत्रुता होती है। ठीक है, मौका मिलता है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, मौका मिलता है अपना कुछ फेवर दिखाई देता है तो वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। बिल्कुल यही सारी क्वालिटीज प्लेनेट में भी होती हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह जो रिजल्ट देता है वो अपने और अपने स्टार लोड के द्वारा सिग्निफाई किए गए भावों के अनुसार देता है। जो तीसरी बात है या तीसरा रूल है, इसे हम लोग पहले अपने वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा इसे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग उदाहरण लेकर चलते हैं। तो पहला उदाहरण मैं लेकर चलता हूँ। मेरे पास एक कुंडली है। ये जो कुंडली है ये धनु लग्न की है, और मान लीजिए इस कुंडली के 8वें भाव में शुक्र बैठा है। वीनस इस कुंडली के 8वें भाव में बैठा है, और जो 8वां भाव है उसमें कर्क राशि है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि में मतलब वैसे तो हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, तो इसी तरीके से कर्क राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र होता है पुनर्वसु, दूसरा नक्षत्र होता है, ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसका जो स्वामी है वो है गुरु जुपिटर। दूसरा नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र जिसका स्वामी होता है शनि। और तीसरा नक्षत्र होता है आश्लेषा
जिसका स्वामी होता है बुध। जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसका प्रथम मतलब 1 चरण, और पुष्य के 4 और आश्लेषा के 4 चरण इस राशि में आते हैं। ठीक है। अब अगर वीनस कर्क राशि में है तो निश्चित रूप से वो या तो पुनर्वसु नक्षत्र में है, या पुष्य नक्षत्र में है, या वो आश्लेषा नक्षत्र में है। इन तीनों में से किसी ना किसी नक्षत्र में वो है, अकॉर्डिंग टू अपनी डिग्री के। ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो वीनस है वो आश्लेषा नक्षत्र में है। अब आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कौन है? बुध। ठीक है। अब देखें बुध कुंडली में कहाँ बैठा है, तो बुध कुंडली के मान लीजिए सेकंड भाव, दूसरे भाव में बैठा है। देखिए, और सेकंड जो हमारा भाव है उस भाव में कौन सी राशि है? उसके अंदर मकर राशि आती है। ठीक है। अब अगर हम लोग पहले बेसिक देखें तो जो शुक्र है वो 8वें भाव में बैठा है। अब जैसे ही हम लोग किसी प्लेनेट को 8वें भाव में देखेंगे तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि ये जो प्लेनेट है वो इस कुंडली के लिए, जो जातक की कुंडली हमारे पास है उसके लिए नेगेटिव है। ठीक है। और वैसे भी धनु लग्न की कुंडली है तो, और छठे भाव का स्वामी शुक्र बनता है, तो हो सकता है कि ये इस कुंडली के लिए नेगेटिव हो, ऐसा हमारे मन में विचार आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट? वीनस, इसे एनालाइज करें तो हम क्या देखते हैं कि जो वीनस है वो किन भावों को सिग्निफाई करता है? वो करता है, देखिए 8वें भाव में तो वो बैठा है, छठे भाव में उसकी टॉरस मतलब वृषभ राशि आती है, और 11वें भाव में उसकी तुला। तो इसका मतलब है वो 8, 6 और 11 इन भावों को सिग्निफाई करता है। और बुध, बुध क्योंकि उसके नक्षत्र का स्वामी है, क्योंकि जो वीनस है हम लोग ये मानकर चले हैं कि वो आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी होता है बुध। तो बुध ने जो भाव सिग्निफाई किए हैं वो भाव हैं सेकंड, क्योंकि सेकंड में तो वो खुद बैठा है, और इसके बाद उसकी जो पहली राशि है मिथुन वो 7th हाउस में आती है, और जो उसकी अगली राशि है कन्या वो आपको 10वें भाव में मिलती है। तो इस तरह वो सिग्निफाई करता है 2, 7, 10 को। अब अगर मैं कंप्लीट करूं इस कॉम्बिनेशन को वीनस के लिए, तो जो वीनस का जो कारकत्व है वो निकल कर आता है 2, 6, 7, 8, 10, 11। ओके। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2, 7, 11 दिखाई देता है, और 2, 7, 11 का मतलब मैरिज। मतलब ये जो वीनस है ये इस जातक की मैरिज को सिग्निफाई करता है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखें तो बनता है 2, 6, 10, 11, और ये जो 2, 6, 10, 11 है ये नौकरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं तीसरा कॉम्बिनेशन देखूं तो वो बनता है 2, 7, 10, 11। अभी जो 2, 7, 10, 11 है ये व्यापार से संबंधित कॉम्बिनेशन है। तो एक बात आप सोचिए, आमतौर पर जितने भी व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो अधिकतर इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनकी क्वेरी होती है। या तो वो क्वेरी मैरिज से रिलेटेड होती है, या उनकी नौकरी से रिलेटेड होती है, या उनके बिजनेस से रिलेटेड होती है। अब मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि 100% यही होती हैं, लेकिन हाँ आप ये मानकर चलेंगे कि अगर आप 10 कुंडलियाँ देखते हैं दिन में तो उसमें से कम 6 कुंडलियाँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। अब यहाँ पर ये जो वीनस है जिसे हम लोगों ने कुंडली देखने के बाद एक नेगेटिव सोच के साथ देखा था जिसे, वो यहाँ पर विवाह का भी कारक बन रहा है, नौकरी का भी और व्यापार का भी। मतलब वो इस जातक का विवाह भी करवा सकता है, उसकी नौकरी में भी हेल्प करेगा और उसके व्यापार में भी हेल्प करेगा। तो
इस प्लेनेट को आप वीक प्लेनेट मानकर चलेंगे इस कुंडली के लिए या स्ट्रॉन्ग? ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेनेट इस कुंडली के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट के रूप में काम करेगा। एक कॉम्बिनेशन और यहाँ पर दिखता है, वो है 8 और 11। ये जो 8 और 11 है, ये दहेज में लाभ को दर्शाता है। ठीक है, अब दहेज लेना या ना लेना वो तो जातक का अपना है, हम तो एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हैं कि जो 8 और 11 का कॉम्बिनेशन है ये दहेज। तो दहेज में भी एक तरीके का लाभ होता है, वो लाभ फाइनेंस का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन हाँ, जो कॉम्बिनेशन वीनस का है वो 8-11 दिखा रहा है, मतलब वीनस इस जातक को ससुराल से भी लाभ को दिखा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो शुक्र है, वीनस है, ये भले ही 8वें भाव में बैठा हो और इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा ग्रह ना माना जाता हो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, परंतु केपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसे चेक करते हैं तो ये क्लियर हो रहा है कि ये वीनस इस जातक को मैरिज, नौकरी, बिजनेस, लाभ ये सब दे सकता है। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमारे पास ये एक कुंडली है, इसमें जो कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा लग्न में बैठा है। ठीक है, मैं कर्क लग्न के लिए मतलब कर्क राशि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी। और जो गुरु है वो तीसरे राशि में 12वें भाव में बैठा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस कुंडली को देखें तो क्योंकि ये कर्क लग्न की कुंडली है और जो कर्क राशि का स्वामी होता है वो चंद्रमा ही होता है, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? प्रथम भाव में, मतलब अपनी ही राशि में बैठा है। तो देखते ही हम लोगों को ये चंद्रमा पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा भाई लग्नेश है, लग्नेश अपने ही घर में बैठा है, तो निश्चित रूप से वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ये हमारा पहला विचार होगा इस कुंडली को देखते ही। लेकिन अगर हम लोग इस कुंडली को केपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए जो चंद्रमा है, क्योंकि कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा। तो मान अब इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जो चंद्रमा है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? इस नक्षत्र का स्वामी होता है गुरु। और अगर हम ये चेक करें कि कौन मतलब चंद्रमा और गुरु कौन कौन से भावों को सिग्निफाई करते हैं, तो चंद्रमा तो पहले भाव को सिग्निफाई करता है क्योंकि वो उसी भाव में स्थित भी है और उसकी राशि भी वही है। ठीक है, लेकिन जो गुरु है वो 6, 9, 12, क्योंकि 12वें भाव में वो स्थित है और छठे भाव में उसकी धनु और 9th हाउस में उसकी मीन राशि आती है। तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन बना चंद्रमा का वो बना 1, 6, 9, 12। अब जरा इस कॉम्बिनेशन को देखें। वैसे तो अगर आपने केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2, 7, 11 नहीं है। ठीक, मतलब ये जो चंद्रमा है ये इस जातक के विवाह में सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, 2, 6, 10, 11 भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है इसकी नौकरी में भी किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट चंद्रमा से नहीं मिलेगी। व्यापार 2, 7, 10, 11 ये भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा उसके बिजनेस में भी किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, भाई अगर कोई चंद्रमा जातक के कुछ अच्छे काम नहीं कर पा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करेगा क्या? 1 और 6 का कॉम्बिनेशन केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जातक के रोगी होने की सूचना दे रहा है। मतलब जो चंद्रमा है वो ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर बैठ गया जिससे वो जातक रोगी बीमार रहेगा। 1, 6, 12 हॉस्पिटल में एडमिट होना, अब ये भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन थोड़े ना हो गया। ठीक,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर पिछली कुंडली की बात को करें तो वहाँ पर वीनस को 8वें भाव में देखकर हमारे मन में जो नेगेटिव विचार आया था वो केपी के अकॉर्डिंग जब मैंने उस कुंडली को एनालाइज किया तो विचार मेरा दूर हो गया। और यहाँ पर चंद्रमा को देखकर जो पॉजिटिव विचार मेरे मन में आया वो उसके कॉम्बिनेशन ने क्या कर दिया, उसे बदल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग केपी के अकॉर्डिंग कुंडली को चेक करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो प्लेनेट है वो प्लेनेट मतलब किस तरीके का घर में बैठा है या वो किस तरीके की राशि में बैठा है। मेन बात यह है कि वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है। ठीक है, एक उदाहरण और लेकर चलते हैं। इस कुंडली में देखें तो जो ये सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में शनि बैठा है और जो 12वां भाव है उसके अंदर गुरु बैठा है कर्क राशि में। ठीक है, मैंने तीनों एग्जाम्पल कर्क राशि के लिए हैं, किसी और के भी। एक्चुअली ये एक तरीके की टेक्निक है, तो ये टेक्निक आपने सीखनी है, इसके बाद आप इसे कितने भी एग्जाम्पल्स लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो गुरु का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए जो गुरु है वो पुष्य नक्षत्र में है। ठीक है, क्योंकि वो कर्क राशि में है तो वो या तो पुनर्वसु में होगा, अपने ही नक्षत्र में होगा, या शनि के नक्षत्र में होगा, या बुध के नक्षत्र में होगा। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसे बुध के नक्षत्र में रखकर भी चेक कर सकते हैं और खुद गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में रखकर भी चेक कर सकते हैं। या मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल में ये मानकर चला है कि जो गुरु है वो शनि के नक्षत्र में है। तो जो गुरु सिग्निफाई करता है वो करता 5, 8, 12 को। ठीक है, क्योंकि 5वें भाव में धनु और 8वें भाव में मीन और 12वें भाव में वो खुद बैठा है। ठीक है, और जो शनि है वो पहले भाव में बैठा है तो पहले भाव को सिग्निफाई करेगा, इसके बाद छठे भाव और 7वें भाव को, क्योंकि आप देखेंगे कि छठे भाव में मकर और 7वें भाव में कुंभ राशि आती है। तो जो गुरु का कॉम्बिनेशन है वो क्या बनता है, 1, 5, 6, 7, 8, 12। अब इस गुरु के बारे में ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो गुरु है वो कर्क राशि में है, इसका मतलब है ये गुरु उच्च का है, पहली बात। ठीक, दूसरा गुरु छठे भाव का स्वामी है। जो गुरु है वो 8वें भाव का स्वामी है, क्योंकि 8वें भाव में मीन राशि है। और अगर आपने विपरीत राजयोग पढ़ा होगा तो जब 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। तो इसका मतलब है गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहा है, अगर हम लोग बात करें हिंदू एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, लेकिन केपी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो गुरु के कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देते हैं केपी के अकॉर्डिंग, वो दिखाई देते हैं 1, 6, 8, 12। अब ये जो 1, 6, 8, 12 है ये जीवन भर रोगी रहने का है। अब कुंडली देखते ही अगर आपको लगा कि गुरु उच्च का है तो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पर उसका रिजल्ट आपको क्या दिखाई देता है कि जातक जीवन भर रोगी रहेगा। तो बताइए एक उच्च का ग्रह क्या इस तरीके का रिजल्ट देगा? तो क्या आप इस ग्रह को पॉजिटिव या मतलब कैसे इसे मतलब इसकी स्ट्रेंथ को किस प्रकार से लेकर चलेंगे? 5, 8, 12 ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है बदनामी का, बेइज्जती का। ये भी गुरु दिखा रहा है, तो ये भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद बनता है 6, 8, 12। ये एक तो कर्जे को रिप्रेजेंट करता है और इलिटरेसी मतलब जातक की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाती। तो कुंडली को देखने के बाद हम लोग ये सोचते कि भाई देखिए गुरु पहली बात तो उच्च राशि का है, दूसरा वो विपरीत राजयोग बना रहा है और पंचमेश भी है। तो इसका मतलब है ये इस जातक को अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन जब हम लोग गुरु के कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं तो यहाँ हमें कुछ अलग ही जो पिक्चर है वो दिखाई देती है, क्योंकि गुरु उसे जीवन भर रोगी बनाएगा,
उसकी बदनामी करवाएगा समाज में, उसकी बेइज्जती करवाएगा, उसके ऊपर कर्जा चढ़वाएगा, उसे इलिटरेट रखेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये गुरु के स्ट्रेंथ को नहीं दिखाते, मतलब जातक के लिए ये ग्रह बहुत पॉजिटिव नहीं है। एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है 8-12। ये जो 8-12 है, जब आप आगे हम लोग पढ़ेंगे हाउस ग्रुपिंग के बारे में, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या कॉम्बिनेशन किस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर आप ये बात सीखेंगे कि जो 8-12 है ये जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ सेट हो जाता है उस कॉम्बिनेशन का बेड़ा गर्क कर देता है। ठीक है, मतलब जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ ये जुड़ा उस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आपको बिल्कुल अपोजिट मिलने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु उच्च राशि में बैठकर विपरीत राजयोग बनाकर पंचमेश होकर भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग प्रत्येक कुंडली में किसी भी ग्रह को ये देखकर कि भाई वो अच्छे भाव में बैठा है या उच्च राशि में होकर बैठा है या और भी कुछ, एकदम उसे ये नहीं सोचेंगे कि ये अच्छे रिजल्ट ही देगा। आपने उसके कॉम्बिनेशंस को चेक करना है, उस कॉम्बिनेशन को देखने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि ये इस पर्सन के लिए, जिस पर्सन की कुंडली को आप एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रॉन्ग में आएगा या वीक प्लेनेट में आएगा, ये उसके लिए पॉजिटिव प्लेनेट है या उसके लिए नेगेटिव प्लेनेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।